हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई एम श्योर यू आर फिट एंड फाइन. तो वेलकम यू ऑल in my session of most important question series of chapter 9 of science, that is heredity and evolution. So we will continue with part 2 of this session. तो सबसे पहले जानिए मैं कौन. मैं विभा, your mentor and your study partner. तो चलिए फिर बिना देर के हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन होमोलोगस ऑर्गन्स. होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में हमने पिछले सेशन में भी किया था कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं. जो फिजिकली जो सेम होंगे, यानी कि उनका ओरिजिन सेम होगा, उनका डेवलपमेंट का जो बेसिक स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, बट दे मे और मे नॉट डिफर इन फंक्शंस. यानी कि उनके फंक्शंस चेंज हो सकते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल लें तो ह्यूमन बींग्स के फॉलिम्स हैं, वो उनका डिफरेंट फंक्शन है. बर्ड्स हैं, हॉर्स हैं, ये सारे इनके जो फॉलिम्स हैं वो सारे होमोलोगस ऑर्गन्स की सीरीज़ में आते हैं, उनके एग्जांपल्स में आते हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन सिमिलर है, डेवलपमेंट का बेसिक जो डेवलपमेंट है वो सिमिलर है, बट इनके फंक्शन कुछ कुछ अलग हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ हाउ वी कैन से दैट चेंज इन जीन्स कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय चेंज इन डीएनए. हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि जो जीन्स में चेंजेस आते हैं वो डीएनए में चेंज आने की वजह से ही आते हैं. यानी कि फाइनली क्या होता है, जैसे ही डीएनए चेंज होगा तो जीन्स में भी चेंजेस आएंगे ही. अब जीन्स क्या होता है, जीन तो सिर्फ एक सेगमेंट है डीएनए का, यानी कि एक फंक्शनल यूनिट है डीएनए का, एक पार्ट है डीएनए का ऑन अ क्रोमोसोम्स, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. यानी कि जीन्स के थ्रू ही जितने भी इनहेरिटेड कैरेक्टर जीन्स ही जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स जो है वो ट्रांसफ़र करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं तो क्या होगा कि जीन्स में भी चेंजेस आएंगे, और वही बात हुई कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी आगे जो पास ऑन होंगे उनमें भी चेंजेस आ जाएंगे. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स इफ डीएनए कॉपिंग इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट. क्या होगा अगर डीएनए कॉपिंग जो है प्रॉपरली एक्यूरेटली नहीं हो पाएगी. डीएनए का काम, डीएनए कॉपिंग किस लिए होती है, ताकि जो भी जीन्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाए. और अगर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यानी कि कॉपिंग ऑफ डीएनए प्रॉपरली नहीं होगी तो सेल डिवीजन के बाद जब डॉटर सेल्स बनेंगे उनको अगर प्रॉपरली कॉपिंग नहीं हुई, यानी कि उन डॉटर सेल्स को इक्वल अमाउंट में जो है डीएनए नहीं मिल पाया, और अगर नहीं मिल पाया तो फिर वेरिएशन भी आएगी. और कई बार ये जो वेरिएशन है इतनी ड्रास्टिक हो जाती है कि जो आगे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वो या तो उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर डीएनए कॉपिंग परफेक्टली नहीं होगी तो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आएंगे, ड्रास्टिक वेरिएशंस आ जाएंगे. नेक्स्ट इज वाई इज डीएनए कॉपिंग नेसेसरी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के टाइम पे डीएनए कॉपिंग क्यों ज़रूरी है. अब ये जो क्वेश्चन है ये पहले वाले से कनेक्टेड ही है. डीएनए कॉपिंग किस लिए होती है, ताकि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाए. अभी ये जो कॉपिंग है वो इस तरह से होती है, दोनों पेरेंट्स से जब डीएनए आता है कॉपिंग इस तरह से आती है कि जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स चाहिए पेरेंट्स को. बट अगर ये प्रॉपरली जो है डीएनए कॉपिंग नहीं होगी तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं जिन भी ऑर्गेनिजम्स में डीएनए के थ्रू प्रोडक्शन होता है, तो जो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रही हैं उनको इक्वल अमाउंट में डीएनए नहीं मिल पाएगा, जिससे कि वेरिएशन आ जाएगी. और ये वेरिएशन अगर इतनी ज़्यादा आ जाती है तो वो डिफॉर्मिटीज़ न्यू बॉर्न में लाएगी ही लाएगी. तो इसीलिए डीएनए कॉपिंग का होना रिप्रोडक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट ट्रेट्स. अब दो तरह के ट्रेट्स होते हैं. क्या होता है कि जो भी न्यूबॉर्न है वो दो तरफ से, यानी कि वो जो कैरेक्टर्स मिलते हैं उनको जीन्स मिलती है, दोनों पेरेंट्स से मिलती है, मदर से भी मिलेगी और फादर से भी मिलेगी. तो अब क्या होता है, जब एक क्रोमोसोम पर जो सेम जीन है उसका एक वेरिएंट दूसरे क्रोमोसोम के सेम जीन के डिफरेंट वेरिएंट पर जब डोमिनेट करता है, यानी कि उसकी मास्किंग कर देगा, एक वेरिएंट दूसरे वेरिएंट पर, जीन के दूसरे वेरिएंट पर जब मास्किंग कर देगा या उसको ओवरराइड कर देगा, तो क्या होगा, जो ऊपर वाला होगा यानी कि जो फर्स्ट होगा वेरिएंट क्या करेगा, उसको हम कहेंगे डोमिनेंट, और जो नीचे मास्क्ड वाला होगा उसे हम कहेंगे रिसेसिव. यानी कि द ट्रेट दैट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन ऑफस्प्रिंग बाय टेकिंग ओवर द अदर इनहेरिटेड ट्रेट. यानी कि जिसने दूसरे ट्रेट को टेक ओवर कर लिया,
उसको डोमिनेट कर लिया, उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट। जैसे कि अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें या हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ब्राउन कलर को देखा जाए तो वो डोमिनेंट ट्रेट हुई, बट अगर हम ब्लू कलर ऑफ आइज देखें तो वो रिसेसिव ट्रेट हुई। ऐसे ही राइट हैंडेड पर्सन आर डोमिनेंट ओवर लेफ्ट हैंडेड पर्सन। तो इस तरह से डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स आते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट यू मीन बाय रिसेसिव ट्रेट्स। जैसे कि अभी हमने ट्रेट्स की बात की, दो तरह की होती है, रिसेसिव एंड डोमिनेंट। अब रिसेसिव ट्रेट्स कौन सी होगी? जो फर्स्ट होगी वो तो हम बता दिया, जो डोमिनेट कर रही है, जो मास्क कर रही है, वो हुई डोमिनेट। बट जो मास्क हुई है ट्रेट, यानी कि जो जीन्स जो है, जो डिफरेंट वेरिएंट है, सेकंड वेरिएंट है जीन्स का, जिसको मास्क किया गया है, जो हिडन है, और या फिर हम कह सकते हैं डोमिनेटेड बाय डोमिनेंट ट्रेट, उसे हम कहेंगे रिसेसिव ट्रेट। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया, ब्लू आइज हैं अगर किसी पर्सन की, वो रिसेसिव ट्रेट हुआ। डिम्पल्स हैं किसी की चिन पर, फ्रैकल्स हैं फेस पर, तो वो सारे आएंगे हमारे रिसेसिव ट्रेट्स के अंदर। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए इसे समझने में, कुछ भी टॉपिक को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिसने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है और व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। और हमें मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या है जेनेटिक्स में, ये बताना है। तो सबसे पहले जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। यानी कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन किस तरह से होती है। जो बायोलॉजी की ब्रांच हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये इस बारे में डील करती है, इस बारे में एजुकेट करती है, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक। अब मेंडल क्या है? मेंडल फर्स्ट पर्सन थे, इनका पूरा नाम था ग्रेगर जोहन मेंडल। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए रिगार्डिंग द हेरिडिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स। यानी कि कुछ कैरेक्टर्स जो है वो वन जनरेशन टू दूसरी जनरेशन पास ऑन होते ही रहते हैं, तो उस पर उन्होंने साइंटिफिक मैनर में एक्सपेरिमेंट किए। अब मेंडल ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट यानी कि पाइसम सेटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है। और इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया हेरिडिटी को देखने के लिए, कैरेक्टर्स को देखने के लिए गार्डन पी प्लांट पर। उनकी ऑब्जर्वेशंस थी कि ये जो गार्डन पी प्लांट है, ये जब वन जनरेशन टू दूसरी जनरेशन, यानी कि जब ये बार बार प्रोड्यूस हो रहा है, तो कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, और कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। इन यूनिट्स को उन्होंने उस टाइम नाम दिया था फैक्टर्स, और बाद में इन फैक्टर्स को जीन्स के नाम से जाना गया। जैसे कि हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं जीन्स की, उन्हीं फैक्टर्स को, कि किस तरह से वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स, ये कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैसे मतलब पास ऑन होते चले जाते हैं, इसको उन्होंने जीन्स का नाम दिया। और इसीलिए यही रीज़न है कि फर्स्टली उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए, और मेंडल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर आर द जीन्स लोकेटेड। जीन्स कहाँ पर लोकेट करते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंड व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ जीन्स। और जीन्स का केमिकल नेचर क्या है? अब हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, जीन इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए। यानी कि जीन्स कहाँ पर हुए? डीएनए में हुए, डीएनए का एक यूनिट हुए, एक सेगमेंट हुए, जो कि क्रोमोसोम्स पर कॉम्पैक्टली वूंड होते हैं, कॉम्पैक्टली टाइड होते हैं, ठीक है। अब जीन किस चीज़ से बना होता है? जीन एक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जो कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में रहता है। ऐसे नहीं कि कैसे भी, एक सीक्वेंस में जो है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनसे जीन बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन होता है किसका? नाइट्रोजनस बेस का, शुगर मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट ग्रुप। जो न्यूक्लाइड है वो तीन चीज़ों से बना होगा, नाइट्रोजनस बेस, शुगर मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट ग्रुप। और इस न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक जब सीक्वेंस बनेगा इन न्यूक्लियोटाइड्स का, तो उसे हम जीन कहेंगे। और जीन क्या है? एक सेगमेंट है डीएनए का, दैट इज वुड कॉम्पैक्टली इनटू द क्रोमोसोम्स, राइट। तो चलिए ये सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी। मैं थोड़े थोड़े से इसीलिए सेशंस, ये थोड़े थोड़े क्वेश्चंस इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो कि अभी तो ये कर रहे थे, अब ये कर लिए, पिछला क्या किया, आगे क्या किया, और आप भूले नहीं। इसलिए आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं, ताकि एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाएँ। तो फिर अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा सेशन बहुत अच्छे से समझ आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी आपके वैल्यूएबल रिव्यूज़ हों, कमेंट्स हों, वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।